निर्मूल है। देखिए, चीन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है हमारे एरिया में। अब जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं जब से मोदी सरकार आई है, सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो है वो लाइव है। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे आपने बताया, और इस बात को मैं पहले भी बहुत देर से दोहरा रहा हूं और मैं ये भी बता रहा हूं कि देखिए, जब हमने 370 हटाया था तब से चीन और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग बहुत ज्यादा शुरू कर दी थी। आप वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर लड़ेंगे, इसका मतलब चीन उसकी पूरी मदद करेगा बिना हाथ दिखाए हुए। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। 4 दिन में स्पेस की कैपेबिलिटीज और भी बहुत कैपेबिलिटीज है जिसमें उन्होंने पूरा उनका साथ दिया। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके बाद, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा 2 बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, पर पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। यही मैं कह रहा था, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अब जो हमारा सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई समझ रहा है हमने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब आइए, आपने दूसरी बात रखी दलाई लामा की। देखिए, क्या हुआ था कि जब एक युद्ध हुआ था 1991 का, तो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ गया है। अब आपने तीसरी बात करी, क्या हम तैयार हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत कोई खुशी नहीं होती बताते हुए हम तैयार नहीं हैं। हम इसलिए तैयार नहीं हैं, पहली बात तो हमें देखिए, अब मैं आपके दर्शकों को बताता हूं, हमारे वो जो डिप्टी चीफ हैं इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, कि वो 1 बॉर्डर और 1 बॉर्डर 2 एनिमीज एडवर्सरीज, वो बोला सब। अरे भाई, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत कितनी है। अब आप आज हैरान क्यों हो रहे हैं? ये तो आपका काम था ना, पता होने का कि कौन किससे मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। ये अब आप बता रहे हैं कि वो इसलिए था, ये बहानेबाजी का काम है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल फौज है, मेरा दुश्मन कौन है, उसकी काबिलियत क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या मैं उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, अगर आप देखिए ध्यान से, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी सेना को ये बोल रहे हैं, एयरफोर्स को, कि साहब आप नॉन मिलिट्री टारगेट पे हिट करेंगे, नॉन मिलिट्री टारगेट, जो आपकी मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत है एयरफोर्स, उसको आप बोलते हैं नॉन मिलिट्री टारगेट लगाइए। उधर से हमारे एक है वो नेवी के एडवाइजर इंडोनेशिया में, वो जो कैप्टन है एक शिव कुमार, उनका फिर बयान आया कि साहब वो जो एयरफोर्स है उनको बताया गया था हमारा इसलिए नुकसान हुआ कि आप एयर डिफेंस पे भी नहीं मारेंगे, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं मारेंगे, सिर्फ नॉन मिलिट्री पे करेंगे। किसी भी एयरफोर्स के अफसर को पता है, जब आप हवाई की लड़ाई करते हैं, सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है दुश्मन का, उसको अटैक करते हैं, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर ये आप हिदायत दे रहे हैं तो आप लड़ाई कर ही कहाँ रहे हैं? तो ना तो आपके पास लड़ाई आप करना चाहते हैं आप, अच्छा उसके बाद आप फौरन बोल रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अरे बाबा, अगर आप दूसरे मुल्क में घुस के उनके अंदर मिसाइल फेंकेंगे तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे? सोचने की बात है। तो आप कुछ करना भी चाहते हैं, नॉन मिलिट्री में करेंगे, एस्केलेशन नहीं करेंगे। आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे आप। आपने एक और सवाल उठाया, जो फॉक्सकॉन की बात करी और आपने ये रेयर अर्थ की बात करी। देखिए, बात यह है कि चीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है
ये अब दुनिया सब मानती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मान रहे हैं, और सारी सप्लाई चेन जो है वहां पे शुरू होती है। अब हमने तय कर लिया है, अब चीन के समझ में आना शुरू हो गया है कि हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते चीन के साथ। मैं तो यहाँ तक कहूंगा एक कारण कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अभी ब्रिक्स में नहीं गए ब्राजील की, वो ये भी हो सकता है कि मोदी को मिलने की जरूरत नहीं है, ये भी मेरे हिसाब से एक कारण है। आप तो कहने का मतलब, जी बोलिए। लेकिन ये जो इकोनॉमिक लेवल पे जो भारत को वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, चाहे रेयर अर्थ का सवाल हो, चाहे फॉक्सकॉम का प्रश्न हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का प्रश्न हो, क्या ये दबाव चीन बनाने की कोशिश कर रहा है या इसके पीछे भी कुछ और मंशा है उसकी? देखिए, चीन को अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, आप नॉर्मल रिलेशंस नहीं चाहते हैं चीन के साथ। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारे जो मंत्री हैं, स्पेशली विदेश मंत्री, वो बार बार बोलते हैं वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। हम अगर चीन से कोई भी चीज लाते हैं उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करेंगे हम। 5G आना था चीन से, आपने ट्रायल करी, वो 5G ठीक था टेक्निकल ग्राउंड पे, पॉलिटिकल ग्राउंड पे आपने रिजेक्ट कर दिया। आप खुद ही नहीं चाहते हैं, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपकी खुद मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है, पर आप अपनी पॉलिसी पे फंसे हुए हैं कि साहब हम चीन से कोई सामान नहीं लेंगे। वो ट्रंप भी ले रहे हैं चीन से सामान, हर एक आदमी ले रहा है, EU ले रहा है, सबकी समझ में आती है बात। तो आप जब करना ही नहीं चाहते नॉर्मल रिलेशंस, तो उसमें चीन कितनी देर तक आपका मुंह देखता रहेगा? आप मुझे समझा दीजिए। तो ये चीन दबाव नहीं डाल रहा है, आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं अपने ही मैन्युफैक्चरिंग पे दबाव डाल के। अभी जैसे एक खबर आई है, मैं आपको बताता हूँ, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनिएगा। अब क्या हुआ है, डिफेंस इंडस्ट्री में सारा फोकस जो है वो ड्रोन पे चला गया है। करीबन 500 ड्रोन कंपनियां खड़ी हो गई हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की सरकार कोई $300 बिलियन उसमें डाल रही है। जो उसके खास पार्ट्स होते हैं, जैसे सेंसर होता है, मोटर होता है, फ्लाइट कंट्रोल होता है, वो सब चीन से आएगा। आपके पास स्किल है यहाँ बनाने की, वो उधर से आए या घूम कर आए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचें कि मुझे अपने देश को तरक्की करनी है, तो आपको क्या करना है, अपनी रिसर्च में पैसा डालना है, देखना है किस तरीके से चीन जो है आज मैन्युफैक्चरिंग ताकत है, हम इक्वल तरीके से काम कर सके उनके साथ, जो हो सकता है। और आप R&D में पैसे डालिए, वो भी आप नहीं डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है आशुतोष जी, आज जो मैन्युफैक्चरिंग की हालत है देश के अंदर वो बहुत बुरी है। लेकिन चीन को आप नहीं ब्लेम कर सकते, आपको अपनी सरकार को भी देखना है, उसकी पॉलिसीज क्या है, उसकी नीतियां क्या है, वो सबको दिख रही है। बट प्रवीण जी, भारत सरकार तो लगातार ये कह रही, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा जो निर्भरता थी उसने काम किया, देखिए ब्रह्मोस ने काम किया। अब ये प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि भारत सरकार अगर आत्मनिर्भरता की बात करती है, तो क्या हमारी डिफेंस में आत्मनिर्भरता उस स्थिति तक पहुंचती जहां हम चीन का मुकाबला कर सके? आप चीन को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, चीन एक अलग क्लास में है। आपने बात करी ब्रह्मोस की, प्लीज आप ये बात समझिएगा, ब्रह्मोस आपका सिस्टम नहीं है। ब्रह्मोस एक जॉइंट सिस्टम है और उसकी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आज भी रशिया से आते हैं। S-400 जो है वो रशियन सिस्टम है। जो आपका आकाश है जिसकी बारे में बात हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आकाश वो प्रोजेक्ट है जो 1984 में अब्दुल कलाम ने और प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने एज पार्ट ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम उसको किया था। तो ये इसका जो फ्रेमवर्क और जो सोच है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, वो 50 साल से पुरानी है। आप कितनी भी इंप्रूवमेंट कर लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप R&D में पैसा नहीं डालेंगे, और उसमें पैसा डालना होता है, टाइम लगना होता है, ये रातों रात आत्मनिर्भरता नहीं हो जाती। अभी जैसे आप खुद ही बोल रहे थे, एयर चीफ कह रहे हैं कि मेरी जो 42 स्क्वाड्रन की वो है सैंक्शन है, हालत बहुत खराब है, बहुत नीचे हो गया है, 2 फ्रंट मुझे संभालने हैं। वो कह रहे, अब बात चल रही है कि अब हमको इंटरम में, बीच के पीरियड में, अभी आमका कहीं नहीं आ रहा है, वो जो 5th जनरेशन है हमारा, उसके इंटरम में हम F-35 ले अमेरिका से कि रशिया से हम Su-57 ले, इसकी बातचीत भी चल रही है। क्योंकि सवाल ये है, आत्मनिर्भरता एक नारा है, आप ये समझिएगा। मैं आपके किसी भी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। वो एक नारा है, जिस दिन मुझे दिख जाएगा इसमें रिसर्च हो रही है, पैसा डाला जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी प्लान है। देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं, आप एक प्लान बनाते हैं कि ऐसी क्या चीज है मेरे दोनों दुश्मनों के पास जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहां पे अब जैसे ड्रोन देखा सबने, वो ड्रोन के पीछे सब भाग गए, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है।
आपकी प्रायोरिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपकी प्रायोरिटी है साइबर, आपकी प्रायोरिटी है स्पेस, वो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो वर्चुअल डोमेन्स है। आप देख रहे हैं कि साहब गन चाहिए, आप बताइए मुझे 30 टन की गन आप कौन से वहां पे लेके चले जाएंगे हाई एल्टीट्यूड में चीन के खिलाफ। मैं ये कहने का मतलब ये है, देखिए मुझे खुद अफसोस होता है, मैं चाहता हूं हमारी सेना बहुत तगड़ी हो। अभी हालत ये है, सेना की काबिलियत है नहीं ज्यादा और हमारी असेसमेंट्स गलत है। वो आपने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह को ही सुन लिया है। और जहां तक दुश्मन है, दुश्मन आज चीन वो है एक देश जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आप समझिए आपने कहां कहां दुश्मनी बनाई है। और अगर आपको तरक्की करनी है उसका एक ही रास्ता है, आपको शांति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा और वो हो सकता है आप करना नहीं चाहते। हो सकता है, लेकिन चीन की जो हॉस्टिलिटी है वो आप कैसे हैंडल करेंगे उसको? भाई ऐसा तो लगता नहीं कि चीन कोई दोस्ती भारत के साथ करना चाहता। आप खुलेआम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत क्या करे? भारत की भी तो एक मजबूरी है ना। आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान आपका कैसे बन गया दुश्मन? अभी जब ये मोदी सरकार नहीं आई थी, पिछली सरकार तो इनसे बात कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी उनसे बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है जब सरकार आती है तो दुश्मन बनते हैं नए। हमें देखना है एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनानी है जिसमें पीस हो, हमारी डेवलपमेंट हो। ना आपका दुश्मन चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना आपका दोस्त अमेरिका है, ना इजराइल है। हर मुल्क अपना अपना देख रहा है। तो आप चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। परवीन सुहाने कहते हैं कि पाकिस्तानी पायलट ने बड़ी हिम्मत दिखाई, दूसरी तरफ हमारी सरकार हमसे छुपा रही है क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं बताने जा रही। परवीन सुहाने के बड़े बयान ने भारत में तहलका मचा दिया। आइए आपको दिखाते हैं परवीन सुहाने क्या कहते हैं। आपको भी अपना देखना है। अगर आप आज बात शुरू कर देंगे पाकिस्तान के साथ, वो बार बार आपसे कह रहा है कि मेरे से बात करिए, आप पानी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और कश्मीर के ऊपर, तो आप बात तो करिए। अब आप कश्मीर पे तो बात ही नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। अब आप कहते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया है। आप प्लीज जाइएगा वहां पर कश्मीर में, पता करिए खुद क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है। होता तो वहां से आप फौज निकाल लेते, वो आप निकाल नहीं पाए आज तक। कहने का मतलब यह है आशुतोष जी कि दुश्मन कोई नहीं होता कि चीन उसकी मदद कर रहा है, इसकी कर रहा है। वो तो शी जिनपिंग आए थे यहां पर अक्टूबर 2019 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले थे महाबलीपुरम चेन्नई में। तब उन्होंने कहा था हमें ट्रायंगुलर पीस करनी चाहिए जिसमें चीन भी हो, पाकिस्तान भी हो और हिंदुस्तान भी हो, जिससे कि इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो। वो आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं आप बहुत ताकतवर है। अब सवाल ये, अच्छी बात है ताकतवर बनना, पर पहले बन तो लीजिए। दिक्कत ये है तो लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ अगर आप देखें, पाकिस्तान से तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बात करने की कोशिश की, इंदिरा गांधी का शिमला का साथ समझौता हो गया। कैसे बातचीत होगी पाकिस्तान के? देखिए वो ये दो अलग बातें हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे कश्मीर में बात करिए। आप भी जानते हैं 2007 और 2008 में जब मुशर्रफ थे वहां पर रूलर और यहाँ पे थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उस समय पूरा उनका प्लान बन चुका था पीस का। वो 4 पॉइंट फॉर्मूला है उसका। और उन दिनों कोई आतंकवादी नहीं हो रहे थे हमले। जब ये काम चल रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था उन सालों में। तो अब सवाल ये है वो कश्मीर में बात करना चाहते हैं, आप करना नहीं चाहते। वो ये प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं। आप में सैन्य क्षमता नहीं है उनको डराने की। अगर आप में आज वो ताकत होती है, देखिए ये 2-3 अलग अलग इशू है, इनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी वॉर जो है वो एक मिलिट्री इशू है, उसके लिए आपको सैन्य ताकत बनानी है। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कश्मीर पे बात करो। जब आप कर रहे थे उनसे कश्मीर पे बात 2006 और 2008 के बीच में, कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए, आप चेक कर लीजिए। अब सवाल ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर का मुद्दा ही हल हो गया, हमें सिर्फ पीओके लेना है और हमें कुछ नहीं करना है, तो सवाल ये है फिर आप ताकत बनाइए अपनी मिलिट्री ताकत। अगर आपकी बन जाएगी वो बंद कर देगा। ये बात क्या आपको लगता है कि भारत अगर आज से तैयारी शुरू करे तो कितना वक्त लगेगा चाइना के सामने बहुत मजबूती से अपने आप को खड़ा करने में और चाइना की जो सैन्य क्षमता है उसका मुकाबला करने में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो ये जो है ये 3 स्टेप में काम होना है। पहला स्टेप ये है हमें पीस चाहिए रीजन में। तो जैसे वो बताया गया था, हमें पीस चाहिए चीन के साथ, पीस चाहिए पाकिस्तान के साथ, और दोनों मुल्क तैयार हैं। चीन हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस करना चाहता है, हम नहीं करना चाहते। अगर आप पहले तो शांति कर लीजिए। अगर आप शांति कर लेंगे
तब क्या है, तब टाइम होता है अपनी रिसर्च को सॉर्ट आउट करने में। उसके लिए फिर आप पूरी एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाइए। वो दूसरा स्टेप है कि साहब हमें क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज हम बाहर से लाएंगे, कौन सी चीज के लिए हमको रशिया से जॉइंट वेंचर करना चाहिए, किसमें हम R&D डालेंगे, वो दूसरा स्टेप है। उसके बाद फिर वो टाइम आएगा जब आप कहेंगे कि मैं, और आपको लड़ाई फिर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। अगर आप इतनी कोऑपरेशन कर रहे हैं और खुशहाली हो रही है, साउथ एशिया में तरक्की हो रही है, फिर आप किस बात की लड़ाई करेंगे? फिर भी आपको सैन्य शक्ति बनानी है क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए। पर हम अब जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं वो अगले 10 से 15 साल का प्लान है। उससे भी क्या हालत होगी किसको क्या पता है। पर आप तैयारी तो करिए, अपना टेक्नोलॉजी मैप बनाइए, आप पीस करिए रीजन के अंदर, उसके बाद देखिए। बट प्रवीण जी, ये बातें अच्छी लगती है सुनने में, बट क्या आप मानते हैं कि चाइना के साथ पीस तभी होगी जब तिब्बत के मसले पर भारत अपने स्टैंड को बदले, या कश्मीर के मसले पर भारत अपने स्टैंड को बदले? देखिए, स्टैंड हमारा क्या है कश्मीर पे। कश्मीर पे 4 पॉइंट फॉर्मूला था मुशर्रफ का, हमने उसमें बातचीत करी, बैक चैनल बातचीत हो रही थी पाकिस्तान के साथ। तो कश्मीर का वो मुद्दा है जिसमें आपको बात करनी है। और आज कश्मीर जो है उसमें चीन भी फिजिकली बैठा हुआ है, चीन फिजिकली बैठा है लद्दाख में, आपके ईस्ट लद्दाख में बैठा है, पाकिस्तान के पास है, आपके पास है। जो आप कश्मीर का नक्शा देखें तो इसमें तो बात करिए आप उनके साथ। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है उसका, चीन का ताल्लुक है, दलाई लामा उनके लिए एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पर अगर आप उसकी हिस्ट्री पूरी देखें तो वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता है। चीन सिर्फ ये चाहता है कि जो दलाई लामा जो है आप उसमें इंटरफेरेंस ना करें, जो आप कर रहे हैं। मिसाल देता हूं आपको, नैन्सी पेलोसी जो यूएस स्पीकर होती थी, वो अगस्त 2022 में वो गई थी वहां पर ताइवान। उन्होंने वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करी। ताइवान में जाके वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने गई थी। फिर वहां पे क्या हुआ कि जो चाइना थी उसने अपनी एयरफोर्स को और न्यू नॉर्मल बना दिया वहां पर। अच्छा, उसके बाद वो यहां पर आई जून 2024 में। और क्यों आई? वो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट देने के लिए। वो एक ऐसा एक्ट था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेनेट और हाउस में पास हुआ था। अच्छा, उनको मालूम था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दलाई लामा खुद अमेरिका जा रहे थे अपनी नी सर्जरी करवाने, पर वो उसको यहां देना चाहती थी क्योंकि मोदी सरकार भी वही चाहती थी। वो इसलिए चाहती थी, वो आई थी अपने पूरे लॉ मेकर्स के साथ, और भी उनके बहुत लोग आए थे कांग्रेस के। फिर वो जॉइंट फोटोग्राफ्स है प्राइम मिनिस्टर की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल की, वो सब साथ थे। अब सवाल ये है उनका यहां आने का मतलब क्या था, धर्मशाला में आके वो देने का। हमारी धरती को इस्तेमाल करना, वो उसको प्रोवोक करने के लिए चाइना को अगेंस्ट द दलाई लामा, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। और दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए वो सोचना है। दलाई लामा जो है वो रिलीजियस लीडर नहीं है, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर दोनों थे। ये आप सभी है। 2011 PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में, ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहां पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं। और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहां पे देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहां भी दिक्कत है, यहां 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है।
पहली दिक्कत यह है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है, उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा, उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर, जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। उन्होंने जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे एटीसीज है, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशंस है, हमारे बैंक्स है, एटीएम्स है, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं है, जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज होती है, ये सब उनको देने की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटलफील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया जब आप ये कह रहे थे कि इंटरनेट रोक सकता है हमारा, या हमारे एटीएम जो बैंक्स हैं उनके ऊपर उनको एक तरह से पैरालाइज कर सकता है, ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइबर। साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं, वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूं, वो बहुत सीधी सी है। देखिए, हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी, वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। पास चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने जितनी जंगें लड़ी हैं, मैंने आपको बताया है कि वो जो मिलिट्री लाइन है वो हमने ना तो 49 में बनी पहली जंग में, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, वो आज भी कायम है, हम उसको नहीं हटा पाए। तो ये सब चीजें होती है जिनको, तो फिर आप क्या बता रहे हैं? बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और चीन भी इसमें इन्वॉल्व है। ये कारण है कि वो न्यूट्रल पोजीशन ले रहे हैं। और ये यहां पे हम लोगों को बात समझनी है इस बात को। चीन जो है, नाउ देयर इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर चीन ये कहता है, बार बार कहता है, आई सपोर्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, उसका मतलब है वो समझ रहे हैं उस बात को। ही डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग वेयर चाइना इज इन्वॉल्व। ये सारी बात है। इसीलिए तो चाइना अगर डोनाल्ड करने डेटा हमारे वहां जाते थे, वो नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा है हमसे कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे या पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लड़ाई का ऐलान होगा हमारी तरफ से। अच्छा, अभी पानी रोकना आसान काम नहीं है, ये पहले भी हम धमकियां दे चुके हैं, और ये रिजर्वॉयर्स बनने पड़ते हैं, इसको सालों साल लगते हैं। ये अभी बयानबाजी हो रही है कि हमने 3 फेजेस में हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
देखिए सवाल ये है, पानी का इशू हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होगा आप सोचिए, हमारी ब्रह्मपुत्र का पानी आ रहा है ऊपर चीन से, हम चीन से कहते हैं कि हम नीचे लेवल पे हैं, वो ऊपर लेवल पे है, वो हमारा पानी रोक देंगे तो क्या होगा। अगर हम पाकिस्तान का पानी, पहले तो आप रोक ही नहीं सकते, वो ग्रेविटी से पानी आएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे कहिए रोक भी लिया तो वो चीन क्या छोड़ देगा आपको, वहां बंद कर देगा आपका पानी। एक्शन ले लिया, अगर भारत चाहे भी तो भी पानी बंद नहीं कर सकता पाकिस्तान का। देखिए जैसे मैंने बताया, ये एक तो 3 कंट्री की कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, चीन इन्वॉल्व है, चीन हर काम करेगा टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जो उन्होंने कहा है। सॉवरेनिटी में यह भी आता है कि साहब आपने उनका पानी बंद कर दिया 3 नदियों का, कैसे कर देंगे आप, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा, ये टेक्निकली हो नहीं सकता है, ये सब अब गीतल भक्ति आपका वर्ड है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज इम्पॉसिबल। It means nothing really, but they have already cautioned. They have given a straight red line कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करेंगे then it is war. और देखिए जब वो कुछ बात कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि चाइना इज इन द लूप, उससे कंसल्ट कर रहे हैं। अभी प्रवीण जी, मैं 2 सवाल आपसे जरूर सुनिए, जबकि एक भी सोल्जर आपने कम नहीं किया, स्ट्रेंथ आपने कम नहीं करी वहां से नफरी, बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है ऑफ सच अ बॉर्डर स्टेट, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, पुलिस पैरामिलिट्री आर नॉट अंडर हिम। अभी अमित शाह आया था पीछे, होम मिनिस्टर, तो उसमें जो यूनाइटेड जो हेडक्वार्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें उमर अब्दुल्ला था ही नहीं। जी बोलिए प्रवीण जी, क्या आपको लगता है कि भारत को तिब्बत के मसले को भूल ही जाना चाहिए था, कंसीड कर देना चाहिए पूरा का पूरा इशू, जो भारत के लिए एक एथिकल इशू भी था, एक मॉरल इशू भी था, कि भाई चीन लगातार तिब्बत की ऑटोनॉमी को खत्म करता जा रहा है, जबकि 1956 में उसने चीन की ऑटोनॉमी को देने की बात भारत से की थी और एक तरीके से माना भी था। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जो रियल पॉलिटिक्स है, अगर चीन आज इतना पावरफुल हो गया, ऐसे में भारत को तिब्बत के मसले को भूल जाना चाहिए और तिब्बत में जो कुछ भी चीन करे उसको करने देना चाहिए, तभी तो पीस हो पाएगा, अदरवाइज तो कोई कारण नहीं पीस होने का। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हमने चीन की बहुत मदद करी है। 1959 में दलाई लामा आए थे, अभी मैं उनका जो 1959 में वो यहाँ हिंदुस्तान भागकर आए थे दलाई लामा, तब से वो इधर ही है। अच्छा 1960 से धर्मशाला में बैठे हैं, हमने उनकी कितनी मदद करी, वो मैं अभी वो इंटरव्यू सुन रहा था सिंकियों उनके जो है पीपा सरिंग की, तो वो बता रहे थे कि देखिए आज हम 25 मुल्कों में फैले हुए हैं, उनके बहुत बड़े दफ्तर है अमेरिका के अंदर और लंदन के अंदर, तो उनका डायस्पोरा पूरा हर जगह है, तो हम उनकी इतनी मदद कर ही चुके हैं। तो अब अगर वो सवाल, मैं ये कहता हूं कि अब उनको सोचना चाहिए, हाँ ठीक है अमेरिका ज्यादा पावरफुल है तो आप अपना मेन दफ्तर वहां खोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप अगर ये कहेंगे कि वहां पर तिब्बत के अंदर चीज ये कर रहा है वो कर रहा है, ये आप तभी कह सकते हैं जब आप ग्लोबल पावर है, कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है और आपको नजर रखनी है हर चीज के ऊपर। आप इस समय आप उस स्टेज पर हैं कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखिए, आपके 80 करोड़ लोग गरीब हैं, बहुत खाने को उनके पास नहीं है, आपकी जो सैन्य क्षमता है वो ठीक नहीं है, आपके खतरे बढ़ गए हैं, ये आपके मुद्दे होने चाहिए। ये कहां से मुद्दा है कि वो चीन वहां तिब्बत में कर रहा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। हम उनकी बहुत मदद कर चुके हैं, अब वो अपना खुद मदद करे, अपना देखे कहाँ उनको दफ्तर बनाए, जाके लंदन में जहां जो उनका मेन दफ्तर है वहां बना ले। ये कह रहा हूं मैं आपसे, मतलब प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी करें, और अगर भारत को वाकई में प्रगति करनी है, विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, तो तिब्बत जैसे मसलों में ना उलझे, ये आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप प्रेसिडेंट ट्रंप को देख लीजिए, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है उनके साथ। हमने एक बहुत बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे फरवरी इसी 2025 में। अभी वो रोज हमें धमकाते रहते हैं कि मैं 10% लगा दूंगा तो ब्रिक्स के मेंबर हो, अब मैं इतना लगा दूंगा। हम उनके साथ $500 बिलियन का ट्रेड करना चाहते हैं 2030 तक, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है क्या? वो तो दुनिया की ताकत है, हम कौन सी ताकत है उनके सामने? कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, हम उस कगार पे इस समय खड़े हैं जहां हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं तरक्की करने की। आप इधर उधर करके दूसरों के उसमें ना जाएं, आप अपना मसला देखें जिससे आपका जो देश हो वो पीसफुल रहे, वो तरक्की करे। आपके इंटरनल मसले इतने, आप उन्हीं को संभाल। अब बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू मिलिट्री थिंग्स ऑल्सो।
जिससे वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर बेटर। तो इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा मिलिट्री वाली। पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था इन एनी केस वॉज 1200 kilometers across India. There is no way they could have brought their operational logistics there for war. वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान or tell Pakistan that look, there will be a problem if you continue with what you are doing. We never did that. Now with the coming of the Modi government, obviously it has been elevated to a higher level. तो ये हमने कर दिया एक। तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्षय चिन्ह हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, दे प्रोटेस्टेड, they said Akshay Chin is with us, it was always with us, you can't show it on your maps, new maps as part of the Ladakh Union Territory. 11th August को 2019 Jay Shankar as the External Affairs Minister, he travelled to China to meet up with his counterpart Wang Yi to explain to him that look, we have made the maps but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile, 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. Xi Jinping gave personal time to General Bajwa और उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए। मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, they released their first national security policy and I was one Indian they had invited there. तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहाँ आर्मी चीफ भी बोले, उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ लॉन्ग मीटिंग विद शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग टोल्ड मी पर्सनली दैट यू फोकस ऑन डेवलपमेंट। व्हाट बाजवा डिड नॉट टेल मी इज that Xi Jinping also told him, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, we take responsibility for that. तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो 2 चीजें होनी शुरू हो गई 2019 से। On the political side, the entire Chinese leadership, Xi Jinping downwards, they kept saying that we will support Pakistan's security and sovereignty. खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द प्लाफ PLA एयरफोर्स, दे स्टार्टेड डूइंग एडवांस्ड एक्सरसाइजेस 2019 से शुरू कर दी। काराकोरम में करते थे, वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया है वहाँ उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया।
वेस्टर्न थिएटर कमांडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब ये है जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने इस सब चीज़ को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि इट इज़ नो लॉन्गर आफ्टर 5th August 2019 अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट अ टू फ्रंट वॉर। चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको जरूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। इट वॉज सिंस देन अबाउट वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, जो मैं 2019 से अपनी 2 किताबों में लिख चुका हूं। बेसिकली व्हाट मेंट दैट वाज, आई एक्सप्लेन दैट दिस इज द टर्म दैट आई कॉइंड एंड आई सेड व्हाट दिस इज। जैसा कि आपने सुनी परवीन सुहानी की गुफ्तगू। मज़ीद अगर इस तरह की इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।